तो दोस्तों, ये चैनल केवल आपके मनोरंजन के लिए है और इन कहानियों को हकीकत से न जोड़ें। ये कहानियाँ सिर्फ़ एक कहानी है आपके मनोरंजन के लिए। तो दोस्तों, मेरा नाम मयंक है और मेरे 3 दोस्त हैं और हम चारों ने घूमने जाने का प्लान बनाया। तभी मेरे एक दोस्त ने एक घूमने जाने वाली जगह के बारे में हमें बताया और कहने लगा कि यार मयंक, वहाँ पर चलते हैं, बहुत अच्छी वहाँ बातें हैं और वहाँ के बारे में मैंने सुना है। तभी दूसरा दोस्त कहने लगा कि यार, अगर इतना दूर जाना ही है तो क्यों ना हम वहाँ पैर कैंपन लेकर चलते हैं, हमें बहुत मज़ा आएगा। और बात यूँ थी कि मुझे कैंपेन नहीं करना था, लेकिन वो लोग जिद कर रहे थे, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दिया। वहाँ जो माउंटेनिया था वो हमारे घर से कुछ 250 किलोमीटर की दूरी पर था। तो हम लोगों ने सोचा कि रात में अगर 12 बजे निकलेंगे तो मॉर्निंग में 6 बजे तक पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ पर पूरा दिन रहेंगे। लेकिन एक दोस्त ने कहने लगा, यार मयंक, जब जा ही रहे हैं और वहाँ पर कैंपेन करना ही है तो क्यों ना आराम से निकलते हैं। और मैंने कहा, मतलब? तो वो कहने लगा कि हम सुबह निकलेंगे, सुबह में निकलने थे तो हम वहाँ पर शाम तक पहुँच जाएंगे। शाम में पहुँचने के बाद कैंपिंग करने हैं, अगले दिन पूरा वहाँ पर रहेंगे और फिर वहाँ से रात में निकल कर आ जाएंगे। फिर दोस्तों, मुझे अपने दोस्त का ये प्लान भी ठीक लगा और मैंने कहा कि यार बहुत अच्छा है, एक रात घर पर हमें और अच्छे से सोने मिलेगा। तभी लोग इस पर मान गए कि जिस दिन अब हमें जाना था वो दिन आखिर आ ही गया। सुबह में 11 बजे उठने के बाद मैंने सभी लोगों को कॉल लगाया तो सभी लोग तैयार थे, लेकिन उसमें से एक दोस्त था, उसके घर पर कुछ अचानक से प्रॉब्लम हो गई थी। उस वजह से वो कहने लगा कि थोड़ा सा समय मुझे और दे दो। वो थोड़ी देर करते करते शाम के 4 बजा दिया। अब हमें 4 बजे अपने घर से निकलना पड़ा। हम जानते थे कि पहुंचने में हमें तकरीबन 6 घंटे तो लगने ही हैं। तो रात के कुछ 11 बजे के आसपास हम उस जगह पर पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। वहां पहुंचने के बाद हमें तो बहुत भूख लगी। हम सब सामान निकालकर ही वहीं पर ठहर गए। फिर रात में हमने थोड़ा सा सुकून भी लिया। खाने के लिए मेरा दोस्त कहने लगा कि चलो मैं कुछ बना देता हूँ। फिर उसने मैगी निकाला और खाने के लिए उसने और भी कुछ सामान निकाला। हम लोग जो भी सामान लेकर गए थे वो सब रोटी टू ईट वाला खाना था, यानी कि बस निकालो और उसे पानी में डालकर गर्म करके खा लो। अब हम लोग खाना भी खा चुके थे। वहाँ बैठकर हमें हंसी मजाक कर रहे थे और वो माउंटेन एरिया था तो इसलिए ठंड भी लग रही थी। फिर बॉन फायर लगाकर आँख के सामने बैठे हुए थे और हम लोग आग के सामने बैठे बैठे अपने शरीर को भी सेंक रहे थे। फिर अचानक मेरा एक दोस्त कहने लगा कि यार, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ और 6-7 घंटा गाड़ी में बैठकर मेरा पूरा शरीर टूट रहा है, मैं जाकर सो जाता हूँ। तभी हम तीनों ने कहा, अबे यार, इतना दूर यहाँ पर तू सोने के लिए आया है क्या? अरे थके तो हम भी हैं, अब आए हैं एंजॉय करने तो एंजॉय ही करेंगे। और वैसे तो भी कल तो यहाँ से चले ही जाएंगे, फिर थोड़ी देर बैठ
और फिर वो थोड़ी देर बैठ गया। यहाँ पर वो हमारी बात मान लिया और कहने लगा कि ठीक है, मैं बाथरूम जाकर अभी आता हूँ। और टेंट के पीछे बिल्कुल खाली एरिया था। वो वहाँ पर बाथरूम करने गया और कुछ ही देर में वहाँ से आ गया। उसके बाद हम लोगों ने तो एक ही बड़ा सा टेंट लगाया था, तो सभी 4 के 4 उसी टेंट में अंदर जाकर लेट गए और लेटकर फिर बात करने लगे। कुछ ही समय बीत गया था कि मेरी आंख लग गई और मेरे साथ मेरा दोस्त, जो दूसरा दोस्त था, वो भी सो गया, जिसे नींद आ रही थी। और अब बचे 2 दोस्त यहाँ दोनों मोबाइल में शायद गेम खेल रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं। तभी एक दोस्त की उसकी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, उससे बात करने लगा और उसके बाद हमारा सारे दोस्त भी सो गए। और फिर बात करते करते वो दोस्त बात करते करते यानी कि चैटिंग करते करते उसने कहा कि मैं कॉल करती हूँ। और अब वो कॉल पर बात कर रहा था तो नेटवर्क इशू था, इसीलिए इसे टेंट खोलकर बाहर निकलना पड़ा। जब ये टेंट खोलकर बाहर निकला तो मेरा दोस्त बताता है कि शुरू में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके बाद दूर मैंने एक बड़ा सा कंकाल देखा और हम लोगों ने उससे कई बार पूछा कि यार तूने कंकाल सच में देखा है? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैंने कंकाल देखा। दोस्तों, अब मैं सीधा आगे की घटना आप लोगों को बताता हूँ। हम लोगों को कुछ आधे घंटे के बाद एक ज़ोर की चीख सुनाई दी, यानी कि जब मेरा दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड से बाहर बात करने गया और जब वो बाहर गया तो उसके जाने के बाद हमको एक चीख सुनाई दी, जिसके बाद हम तीनों दोस्त की आंख खुल गई और हम तीनों के तीनों भागे दौड़े उस दोस्त के पास पहुँचे। और जब वहाँ पहुँचे और पहुँचकर देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और इधर उधर घबराया हुआ भाग रहा था। हम लोगों ने उससे पूछा कि यार क्या हुआ तुझे? फिर वो मेरा दोस्त घबराकर एक ही चीज़ कह रहा था कि मुझे टेंट तक लेकर चलो। फिर हम लोगों ने उसे उठाया। अब उसमें चलने की भी हिम्मत तक नहीं बची थी और उसे टेंट तक ले आया गया। वहाँ आने के बाद उसने बताया कि तुम लोगों को पता भी है कि हम कहाँ फंस गए हैं, चलो हम अभी के अभी यहाँ से निकलते हैं। और फिर इतना कहकर वो बुरी तरह से वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। हमें समझ में नहीं आया कि इसे क्या हो गया और इसने क्या देख लिया। फिर जब कुछ समय के बाद शायद सुबह के 4 बज चुके थे, उसे होश आया। होश आने के बाद वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो। हमें समझ में नहीं आया कि इसे अचानक क्या हो रहा है। हम उसे देखकर कहने लगे और कहा, अरे यार क्या बात है, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है और हमें कुछ बताएगा? तो वो मेरा दोस्त कहने लगा कि अभी यहाँ से भाग जाना ही ठीक है हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों ने कहा कि यार सुबह हो चुकी है, अब डरने की कोई भी बात नहीं है। फिर उसने बताया कि पिछली रात मैंने कंकाल को देखा। फिर हमने कहा कि कंकाल? किसका कंकाल? और वो कहने लगा कि पहले मैंने दूर एक बड़ी सी परछाई देखी, मुझे लगा कि शायद किसी आदमी की परछाई है।
फिर मैंने देखा कि धीरे धीरे वो करीब आ रहा था। उसका बहुत बड़ा शरीर था और फिर एकदम से उसका शरीर बदल गया। वो एक कंकाल का रूप ले लिया और उसके कंकाल पर कई सारी जगहों पर खून की छींटें थीं। बस इतना देखकर मैं घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा और तुम लोग आ गए। और अपने दोस्त की मुँह से जब हम लोगों ने ये बात सुनी तो हम भी घबरा गए और हमने कहा कि यार हम ठीक हैं, अभी हम यहाँ से निकलते हैं। फिर सारा सामान पैक करने में और सब कुछ करने में हमें 1-2 घंटा लगा। तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। जब नीचे उतरे और उस घटना के बारे में लोगों से पूछा तब लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि हाँ, पहाड़ पर कई बार आत्माओं को देखा गया है और तो और कई बार लोगों का उन आत्माओं ने परेशान भी किया है। वो आत्मा अलग अलग चीज़ों का रूप लेती हैं और लोगों को परेशान करती हैं। और फिर हमने जब ये बात सुनी तो सच में हमारी रूह कांप गई और हम ये सोचने लगे कि आज तो बच गए, लेकिन दोबारा ऐसी जगह पर कभी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मयंक की कहानी और आप लोग ज़रूर बताएं कि मयंक की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, एक बौनी सी लड़की बनी चुड़ैल। तो दोस्तों, कहानियाँ शुरू होती है यहाँ से कि एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी 3 सहेलियाँ कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। उनमें से एक सहेली बोली, अरे मेरी बहनों सुनो, आज हम सब कुएं में तैरने चले। हाँ, ये तो अच्छा आइडिया है, चलो हम, बहुत मज़ा आएगा। हाँ, चलो हम चलते हैं। अरे अनु, तुम कहाँ चली जा रही हो और तुम्हें तैरने आएगा? और अनु, तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। फिर उस बौनी लड़की का मजाक उड़ाते हुए सारी सहेलियां हंसने लगी। और फिर एक सहेली ने कहा, अनु, अगर पानी में तुम डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है तू घर जा और बाल्टी में तैर। और फिर सारी लड़कियां हंसने लगी और फिर अनु वहाँ से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी देर में वो कुएं के पास आ पहुँची और कुएं का पानी काफ़ी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ़ सी हो रही थी और वज़न के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ 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 बचाओ, कोई है जो मुझे बचाओ। पर दोस्तों, वहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। फिर अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में ज़ोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर एकदम खड़ा हो गया और अनु की लाश पानी पर ही चलने लगी।
और पूरा शरीर जल जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी। और फिर अनु पानी पर चलते चलते हुए कुएं के बाहर आ गई। उसने अपनी आँखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल बन गया था। और फिर वो बौनी चुड़ैल बोली, अब उन सबको देखती हूँ कि मुझे तैरना आता नहीं। और फिर वो बौनी चुड़ैल ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। और फिर वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें ज़मीन पर लेटाकर खुद कुएं में कूद गई। और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आईं और अपने आसपास देखने लगी। अरे रेखा, लीला, तुम और हम दोनों यहाँ कैसे आए हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे रेखा, चलो यहाँ से हम चलते हैं। और फिर दोस्तों कुएं से आवाज़ आई, तुम यहाँ लाए गए हो। अरे रुक, एक मिनट। ये आवाज़ तो कुएं से आ रही है। फिर तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही थी? और पानी के अंदर तुम तैर रही हो, वो भी इतनी रात में? और अभी वो आवाज़ किसकी थी? फिर अनु बोली, अरे यार वो सब छोड़ो और पानी के अंदर आओ, तैरते हैं पानी में। अरे यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो घर हम चलते हैं। और फिर लड़कियां जाने लगी। उतने में कुएं से आवाज़ आई, अरे रुको वरना सब मारे जाओगे। और फिर वो तीनों लड़कियां रुक गईं और कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। फिर इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। अरे मैं कहती हूँ ना, अंदर आओ। और फिर चुड़ैल को देखकर तीनों लड़कियां बहुत ही डर गईं। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में तैरने के लिए उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। सबको बराबर मिलेगी सज़ा। और तुम लोग इसी कुएं में हमेशा के लिए डूब जाओगी। और फिर इतना कहकर वो ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी और बिजली के गिरते ही पानी उबलना शुरू हुआ। और फिर पानी की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लड़कियों को महसूस होने लगी। और फिर वो तीनों लड़कियां पानी में तैरने लगी बाहर निकलने के लिए। लेकिन कुएं का पानी बहुत ही ज़्यादा उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ़ हो रही थी। फिर धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा। और फिर देखते ही देखते वो तीनों लड़कियों का शरीर जलने लगा। और फिर वो तीनों लड़कियां मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ, हमें बचाओ, यहाँ से कोई हमें निकालो।
और फिर चुड़ैल ज़ोरों से हंस रही थी। फिर दोस्तों कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे ज़ोरों से चीख रही थीं। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मज़ा आ रहा था। आखिर में लड़कियों को शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरने लगे और देखते ही देखते पानी फिर से नीचे की ओर जाने लगा। और पानी के नीचे जाते ही वो बौनी चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाश उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई। और फिर उसके बाद में वो चारों लड़कियां उस गांव से ऐसी गायब हो गई कि गांव वालों की कुछ तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चारों लड़कियां कहाँ चली गई हैं। और फिर उसके बाद में उस गांव में कोई भी हत्या नहीं हुई और कोई भी चुड़ैल वापस नहीं आई और फिर सब आराम से उस गांव में रहने लगे। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यार भाई लोग, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ तो आप लोग कमेंट में कुछ अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों हज़ारों साल पहले राजा विक्रम के पास एक चमत्कारिक बोतल थी। उसके अंदर एक जादुई औरत थी जिसके जादू का इस्तेमाल राजा अपने दुश्मनों को मारने के लिए करता था। फिर एक दिन राजा विक्रम के कहने पर उस औरत ने दरबार के एक पंडित को वो बेगुनाह होते हुए भी जहर दे दिया और पंडित ने मरते वक्त उस औरत को श्राप दिया, जादुई औरत तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब से जो भी तुम्हें बोतल के बाहर बुलाएगा वो खुद तुम्हारा शिकार हो जाएगा और अब से तुम जादुई औरत नहीं बल्कि एक शैतानी चुड़ैल बनके बाहर आओगी और तुम बोतल की चुड़ैल बन जाओगी। फिर दोस्तों इस घटना के बाद राजा विक्रम ने उस बोतल को तहखाने में छिपा दिया। दिन बीतते चले गए। राजा बहुत नाखुश रहता क्योंकि पंडित के श्राप देने के बाद उसने जादुई औरत को बाहर बुलाना बंद कर दिया था। फिर एक रात जब राजा अपने कमरे में आराम कर रहा था तभी उसके भाई अकरम ने उसके महल पे आक्रमण किया। घमासान युद्ध हुआ और राजा विक्रम हारने लगा। उसे उस जादुई औरत की कमी महसूस होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वो बोतल ढूंढने के लिए तहखाने की ओर भाग गया। बोतल तहखाने में एकदम अंदर छिपाई थी। फिर राजा ने उस बोतल को लिया और खोलने ही जा रहा था कि तभी एकदम से वो राजा रुक गया और उसे पंडित का श्राप याद आ गया और वो डर गया। पर थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके वो बोतल खोलने का मन बना लिया। फिर राजा ने एक हाथ में बोतल पकड़ी और दूसरे हाथ से बोतल के मुंह पर मारने लगा। फिर कुछ ही देर बाद बोतल में हलचल सी शुरू हुई। राजा के लगा कि अब जादुई औरत फिर से बाहर आएगी, पर अचानक बोतल का रंग बदल गया और देखते ही देखते बोतल से धुआं निकलने लगा। फिर राजा विक्रम ने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। अरे ये क्या हो रहा है, और ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। लगता है ये उस पंडित के श्राप का ही असर है। मतलब अब इस बोतल से चुड़ैल निकलेगी। और फिर राजा विक्रम डर गया
और उसने वो बोतल वहीं फेंक दी, पर धुआं फिर भी निकल रहा था। राजा दरवाजे की तरफ भाग भागकर दरवाज़ा अचानक से बंद हुआ और दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया और दरवाजे के अचानक बंद होने से उसने पीछे मुड़कर धुएं की ओर राजा ने देखा। धुएं में फिर एक चुड़ैल की परछाई दिखने लगी और उसके चेहरे से हंसने की आवाज़ तहखाने में घूमने लगी। फिर राजा विक्रम उस आवाज़ से और भी डर गया। अब धीरे धीरे धुआं कम हुआ और देखते ही देखते वहाँ एक खतरनाक चुड़ैल दिखने लगी और फिर चुड़ैल ने कहा, हा 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 हा, कैसे हो महाराज? बहुत दिनों बाद याद किया मुझे। आज मैं आपसे नहीं पूछूंगी कि किसे सज़ा देनी है, क्योंकि मैं जानती हूँ आज मेरा शिकार आप खुद मेरे पास आएंगे। राजा अब तो गया। खबरदार, जो तुम मेरे पास भी आई तो मैं तुम्हारा महाराज हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। फिर चुड़ैल ने कहा, आप उस बोतल की औरत के महाराजा थे, मैं बोतल की चुड़ैल हूँ और मेरा कोई महाराजा नहीं है। जो भी मुझे बाहर निकालेगा वो मारा जाएगा। फिर इतना कहकर वो चुड़ैल हंसने लगी। फिर राजा ने कहा, मैं कहता हूँ कि वापस बोतल में चली जाओ। फिर चुड़ैल ने कहा, हाँ मैं चली जाऊंगी, लेकिन आपके साथ आपको लेकर ही जाऊंगी। फिर चुड़ैल एकदम से राजा के पास गई और अपने हाथों से उसे जकड़ लिया। राजा ने निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो निकल नहीं पाया। फिर चुड़ैल धुआं बन गई और राजा को लेकर उस बोतल में चली गई और देखते ही देखते बोतल पहले की जैसी होकर रह गई और वहीं तहखाने में पड़ी ही रही। और इधर बाहर दरबार में अकरम को नया राजा घोषित कर दिया गया। राजा विक्रम ये राज्य छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागते तो निश्चित ही मेरे हाथों से मारे जाते। प्रधान जी, राज्य का प्रधान आगे आता है। अब मैं उस मायावी बोतल को देखना चाहूँगा जिसकी मदद से विक्रम ने इतनी लड़ाइयाँ जीती हैं। मैं भी उस जादुई औरत का करिश्मा देखना चाहता हूँ। फिर महाराज उस बोतल को श्राप दिया है, जो कोई उसे खोलेगा वो चुड़ैल के हाथों ही मारा जाएगा। फिर राजा ने कहा, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है, ये नहीं चाहता कि मैं उस बोतल को देखूं, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। जाओ और उस बोतल को लेकर आओ। फिर प्रधान ने 2 सैनिकों को इशारा किया और वो तुरंत जाकर तहखाने से बोतल ले आए। फिर सैनिक ने प्रधान के हाथों में बोतल दी और प्रधान ने राजा अकरम ने बेताल बोतल ध्यान से देखी और फिर से प्रधान को देते हुए कहा, अरे प्रधान जी, इसे बाहर निकालो। उसे प्रधान डर गया और डरते हुए कहा, क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन मैं नहीं जानता। राजा विक्रम ने हमें कभी नहीं बताया। मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम लोगों की साजिश है ताकि मुझे जादुई औरत ना मिले, लेकिन मैं इसे लेकर ज़रूर रहूँगा। फिर राजा अकरम गुस्से में उठा और वो बोतल ज़मीन पर ज़ोर से फेंक दी। दरबार के सभी लोग डरने लगे। बोतल ज़मीन पर गिरने के कारण वो बोतल टूटने लगी और एकदम से फट गई।
और फिर फटने के कारण उस बोतल में से धुआं निकलने लगा। उसे देख अकरम भी थोड़ा डरने लगा। फिर पूरे दरबार में धुआं फैल गया और चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने लगी। फिर धुएं के हटते ही ज़मीन पर राजा विक्रम की लाश दिखाई दी और उसके ऊपर राजा के ऊपर पैर रखकर चुड़ैल खड़ी थी। फिर उस चुड़ैल को देखकर दरबार के सभी लोग डर गए और बाहर भागने लगे। फिर एक और शिकार चुड़ैल ने राजा अकरम को उठा लिया और हंसने लगी और चुड़ैल की हंसी से पूरा दरबार गूंज उठा। और फिर राजा की तलवार को लेकर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। चुड़ैल ने तलवार में राजा अकरम का सिर फंसाया और सिंहासन पर रख दिया। चुड़ैल अकरम राजा को मार दिया और फिर वो चुड़ैल बाहर आई और अपने मुंह से आग बरसाकर पूरे महल को आग लगा दी। और फिर देखते ही देखते महल जलकर राख होने लगा। चुड़ैल खुले आसमान में उड़ने लगी और चुड़ैल की बोतल टूटने की वजह से वो अब आज़ाद हो चुकी थी और अब जो भी उसके रास्ते में आएगा वो उसे भी मार डालेगी। और उसके बाद से वो पूरा सिंहासन बर्बाद हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की कहानी में लेकर के आया हूँ ट्रक ड्राइवर भाइयों की आपबीती। ट्रक ड्राइवर भाइयों के साथ गुज़रा एक ऐसा हादसा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैंने अपने जीवन के 15 साल ट्रक ड्राइवर के काम में गुजारा है और उन 15 सालों में मेरे साथ छोटी बड़ी काफ़ी सारी घटनाएं घटी हैं। मगर उन घटनाओं में से एक घटना ऐसी थी जिसकी वजह से मुझे ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ना पड़ा और उसे घटना के आज भी याद करके मैं रातों की नींद उड़ जाती है। तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूँ कि 2 दिनों से लगातार ट्रक चलाने के बाद मैंने ट्रक को स्टैंड पर लगाया और मालिक को चाबी देने के लिए उनके घर गया। तो ट्रक की चाबी लेते वक्त मालिक ने मुझसे कहा, अरे जयपाल, कल तुम्हें ट्रक लेकर कोलकाता जाना होगा। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त कोलकाता से शिफ्ट हो रहा है तो उसके घर का सारा सामान लेकर तुम्हें जाना होगा। फिर इस पर मैंने मालिक से कहा, ठीक है साहब, कल सुबह नहीं कल शाम को निकलूँगा क्योंकि कल सुबह मुझे कुछ काम है। फिर इतना बोलकर मैं अपने घर चला गया। मैं इस बार सोचकर मालिक के पास गया था कि मैं 2-3 दिनों की छुट्टी लूँगा। फिर लेकिन मेरे छुट्टी मांगने से पहले ही मालिक ने मुझे दूसरा काम बता दिया। मैं कुछ देर भी नहीं और मैं कुछ भी कर नहीं सकता था। मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन ठीक शाम के 5 बजे मैं मालिक के घर गया और वहां से ट्रक लेकर मालिक के बताई हुई जगह पर ट्रक लोड करवाने पहुंचा। तो घर का सारा सामान होने के कारण ट्रक लोड करवाते करवाते तकरीबन 2 घंटे लग गए। जिसके बाद ठीक उनके 7 बजे मैं ट्रक लेकर कोलकाता जाने के लिए रवाना हो गया। ठंड का मौसम होने के कारण शाम के 7 बजे रात के 10 बजे की तरह मालूम पड़ रहा था और हमारे यहाँ से कोलकाता तकरीबन 350 किलोमीटर दूर है। तो मुझे वहाँ पहुँचने में तकरीबन 5 घंटे का समय लगेगा और
ये 5 घंटे में अकेले ही तय करने वाला हूँ। असल मेरे पहले वाले खलासी से मालिक की 1 महीने पहले कुछ अनबन हो गई थी, जिसके कारण खलासी ने 1 महीना पहले ही काम छोड़ दिया और तब से हमें कोई नया खलासी नहीं मिला, जिस वजह से मैं अकेले ही ट्रक लेकर जाया करता हूँ। खैर ट्रक चलाते चलाते 2 घंटे बीत गए, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन अब रात का असर मुझे साफ साफ रास्ते पर दिखने लगा था, क्योंकि अब रास्ते पर गाड़ियों का काफ़िला काफ़ी कम हो रहा था, जिस वजह से कोहरे ने रास्ते को चारों तरफ से घेर लिया था। वो भी इतना घना कोहरा था कि मुझे ज़्यादा दूर तक कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। अंधेरा तो पूरे रास्ते पर इस कदर फैला हुआ था कि मेरे हेडलाइट की रोशनी से उसे अंधेरे से सामने कम पड़ रहा था और मेरी हेडलाइट में कुछ नज़र सामने नहीं आ रहा था। और फिर कुछ दूर इसी तरह आगे बढ़ने के बाद मैंने जब अपनी घड़ी में वक्त देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। काफ़ी देर से कुछ ना खाने के कारण अब मुझे काफ़ी तेज़ भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने ट्रक को कुछ दूर के लिए रास्ते के एक किनारे पर रोका और घर से लाए खाने को खाने लगा। फिर तकरीबन 15 मिनट खाना खाने के बाद मैं वापस से ट्रक को भगाने लगा। फिर काफ़ी ठंड होने की वजह से मैंने ट्रक की सारी खिड़कियां बंद कर रखी थी ताकि ठंडी ठंडी हवाएं ट्रक के अंदर ना आ सकें। फिर अभी मैं ट्रक चला ही रहा था, तभी मुझे याद आया कि एक सिगरेट रास्ता है जिससे मैं 1 घंटे पहले कोलकाता पहुंच जाऊंगा। और ये सोचते ही मैंने ट्रक को उस रास्ते पर ले गया। तो उसे रास्ते पर ट्रक को लेते ही मैंने देखा कि वो रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था। फिर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा फैला है। जंगली रास्ता होने के कारण रास्ता काफ़ी टूटा फूटा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरे ट्रक का टायर खड़ा धंस गया और फिर इस कारण से सारा सामान टूट सा गया। उसे आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भलाई के आवाज़ आई तो आई कहाँ से, क्योंकि ट्रक में एक आवाज़ आई। तो मैंने सोचा कि आवाज़ अगर आई तो आई कहाँ से है और मेरे अलावा और कोई तो इस ट्रक में नहीं है, फिर आवाज़ ये कहाँ से आई। ये सब सोचने के बाद मैं आगे बढ़ने लगा। फिर तकरीबन 10 मिनट इसी तरह से ट्रक चलाने के बाद अचानक ही मेरे नाक में बीड़ी जलने की नगद आने लगी और बीड़ी के महक से मेरे तो दिमाग में हलचल सी पैदा हो गई। फिर मैंने सोचा यार मगर ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी खिड़कियां बंद कर रखी हैं तो बाहर से किसी भी तरह की गंध नहीं आ सकती है और अंदर तो मैं अकेला ही हूँ, तो बीड़ी जलने की गंध कहाँ से आ रही है। फिर बीड़ी जलने की गंध ट्रक के केबिन में इतनी फैल गई कि मुझे सांस लेने में भी दिक्कत महसूस होने लगी। तभी मैं अपनी तरफ वाली खिड़की खोलने का सोच ही रहा था कि तभी मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि बगल वाली सीट की खिड़की अपने आप ही खुल रही है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खिड़की को अपने हाथों से खोल रहा हो। और फिर ये देखकर मैं काफ़ी डर सा गया। अभी मेरा ध्यान उसी खिड़की की तरफ ही था कि तभी एक बार फिर मेरे ट्रक का टायर गड्ढे में पड़ा। तो इस बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया हो।
और तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे कब से बोल रहा हूँ, ट्रक ठीक से चला, सुनाई नहीं देता क्या? फिर इस आवाज़ को दोबारा सुनकर और अपने गाल पर चांटा खाकर मैं समझ गया कि ये मेरा वहम नहीं है और दाल में कुछ काला तो ज़रूर है। फिर तभी मैंने जब एक बार अपनी निगाहें पीछे घुमाई तो पीछे का नज़ारा देखकर मेरे तो हाथ पैर ही कांपने लगे और मेरा सर घूमने लगा, क्योंकि ठीक मेरे पीछे एक बुज़ुर्ग आदमी बैठा हुआ था और उस आदमी की शक्ल मौत से भी ज़्यादा डरावनी थी और उसे आदमी के आँखों की पुतलियाँ बिल्कुल भी नहीं थी। और ये देखकर मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि मौत है। फिर मैंने सोचा, कहीं ये आदमी भूत तो नहीं है। और फिर अब मैं काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर भी मैं किसी तरह हिम्मत जुटा कर आगे बढ़ता रहा और डर के मारे मेरे हाथ पैर ज़ोर ज़ोर से कांप रहे थे, लेकिन फिर भी मैं काफ़ी संभल कर ट्रक चला रहा था कि तभी मुझे कुछ ही दूरी रास्ते के एक किनारे एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। और उस आदमी को देखकर मैंने मन ही मन में कहा कि अब बचने का बस एक ही उपाय है कि मैं ट्रक को उस आदमी के करीब रोककर भागता हूँ। उस आदमी के पास चला जाऊँगा तो शायद बच जाऊँगा। और ऐसा ही हुआ। मैंने ट्रक को ठीक रोका और ट्रक से कूदकर भागता हुआ उस आदमी के पास गया तो मुझे इतना डरा हुआ देखकर उस आदमी ने कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? आप इतना डर क्यों रहे हैं? फिर उस आदमी की बात सुनकर मैंने अपनी पूरी आपबीती उस आदमी को बताई। फिर मैंने पूरी आपबीती उस आदमी को बताई तो मेरी पूरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, दरअसल जो सारा सामान आप अपने ट्रक में ले जा रहे हैं वो सारा सामान इसी भूत का ही है, क्योंकि आज से 1 महीने पहले उस घर में, यानी कि जिस घर से आप सामान लोड करके लाए जा रहे हैं, उसे घर में एक बूढ़ा बाप और बेटा और बहू रहा करते थे। ना जाने क्यों बेटा और बहू अपने बूढ़े पिता को छोड़कर चले गए, जिस वजह से बूढ़ा बाप काफ़ी सदमे में रहने लगा और आखिरकार एक दिन उसे बूढ़ा बाप ने भी उसी घर में खुदकुशी कर ली। ये खबर पाते ही बेटा घर आया और अपने बाप का अंतिम संस्कार करके उसका घर का सारा सामान नए घर में ट्रांसफ़र करने के लिए आपका ट्रक चुना। उस आदमी की ये बात सुनकर मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दी कि यार, आखिर इस आदमी को इतना सारा कैसे पता? मैं तो अपने शहर से 250 किलोमीटर दूर आया हुआ हूँ और वो घर भी तो मेरी ही शहर में है। इस सवाल में मैं अपने मन ही मन में बुलबुला रहा था। फिर ज़्यादा देर तक मैं अपने जहन में रख ही नहीं सका, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, लेकिन इतना सब आपको कैसे पता? मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने जो बताया उसको सुनकर मेरा कांपता हुआ शरीर और ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा, क्योंकि उस आदमी ने कहा, मैं भी एक भूत हूँ। 1 साल आगे ही इस जगह पर ट्रक के चपेट में आकर मर गया था। इतना बोलते ही उस आदमी का पूरा शरीर एकदम से बदलने लगा और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर कुचला हुआ नज़र आने लगा। अब मैं समझ गया था कि मैं नहीं बच पाऊँगा।
फिर भी मैं हिम्मत जताकर वहाँ से भागा और भागता हुआ सीधे एक बस्ती चला गया और पूरी रात उस बस्ती में रहने के बाद सुबह ही अपने ट्रक के पास लौटा। और फिर यही मेरी हिम्मत ने मुझको एक नई ज़िंदगी दी। और फिर उस दिन के बाद से मैं रात में कभी भी ट्रक को नहीं ले गया। तो दोस्तों, आपको मेरी ये आपबीती कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरह की हॉरर डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।